आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं वो एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। बिल्कुल। सोचिए, एक कमरा जो अंदर से मजबूती से बंद है, खिड़कियां भी सील हैं और उसके अंदर शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन की लाश मिलती है। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई हथियार नहीं। और अंदर आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं। यही तो इन कहानियों का मजा है। हाँ, ये कहानी द टी मर्चेंट्स परफेक्ट इल्यूजन के कुछ हिस्सों से ली गई है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये नामुमकिन सा लगने वाला कत्ल कैसे सुलझाया गया, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की पहेलियां हमें इतना आकर्षित क्यों करती हैं। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस कहानी के पीछे की बनावट को समझना है। जब सारे सुराग और तर्क एक बंद दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं तो सच तक पहुंचने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये परफेक्ट इल्यूजन यानी निखुत भ्रम आखिर बनाया कैसे गया। तो चलिए सीधे क्राइम सीन पर चलते हैं। मशहूर बिजनेसमैन राहुल मल्होत्रा अपनी ही घर की लाइब्रेरी में मृत पाए गए हैं। और वो लाइब्रेरी वो कोई आम कमरा नहीं था। नहीं, वो उनका किला था, एक ऐसी जगह जहां उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं आता था। और यहीं पर मामला उलझ जाता है। हाँ, दरवाजे पर जो बोल्ट लगा था वो अंदर की तरफ से चढ़ा हुआ था। पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। मतलब जबरदस्ती घिसने का तो सवाल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, कमरे की जो भारी भरकम पुरानी खिड़कियां थी वो भी अंदर से बंद थीं, एक खरोंच तक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कातिल हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। यहीं से ये केस एक आम मर्डर केस से बढ़कर एक पहेली बन जाता है। इसे जांच की भाषा में एक इम्पॉसिबल क्राइम कहते हैं। इम्पॉसिबल क्राइम। हाँ, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये तर्क के नियमों पर एक सीधा हमला है। अगर कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता, तो फिर अंदर मौजूद शख्स की मौत कैसे हुई? सही बात है। यहाँ जांच करने वालों को सबसे पहले अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर ही सवाल उठाना पड़ता है। उन्हें ये मानना पड़ता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। बिल्कुल। सच किसी बहुत ही चालाकी से बनाए गए भ्रम के पर्दे के पीछे छिपा है। और ये भ्रम तब और गहरा हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अच्छा, रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट ने खुदकुशी की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो ये पक्का था कि ये एक मर्डर है। हाँ, मौत की वजह जहर थी, लेकिन एक बहुत ही अजीब किस्म का जहर। अजीब मतलब? जो तुरंत असर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात, उस पूरी लाइब्रेरी में जहर की कोई शीशी, कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं मिला। मतलब कत्ल का कोई जरिया ही नहीं मिला। पुलिस ने लिटरली चप्पा चप्पा छान मारा था। एक बंद कमरा, एक लाश और कत्ल का कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा था। सोचिए पुलिस की हालत। उनके पास एक डेड बॉडी है, उन्हें पता है कि ये कत्ल है, लेकिन वो ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि कत्ल हुआ कैसे। ये तो किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती होगी। बिल्कुल। जब आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस ना हो तो आपको इंसानों पर, उनके रिश्तों और उनकी नीयत पर ध्यान देना पड़ता है। और यहीं से पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बदला। हाँ, उन्हें बदलना ही पड़ा। बिल्कुल। जब कत्ल कैसे हुआ इसका जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने क्यों हुआ इस पर ध्यान देना शुरू किया। मोटिव? हाँ, मोटिव। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनके पास राहुल मल्होत्रा को मारने की कोई वजह हो सकती थी, और इस लिस्ट में 3 नाम सबसे ऊपर थे। और पहला नाम किसका था? पहली थी राहुल की पत्नी नेहा मल्होत्रा। अच्छा। ऊपर से देखने में एक पावर कपल, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और थी। अच्छा। पुलिस को पता चला कि उनके रिश्ते में तनाव था, और सबसे अहम बात, क्या? राहुल ने कुछ ही हफ्ते पहले अपनी वसीयत बदल दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक चैरिटी के नाम कर दिया था। ओह, ये तो नेहा के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। यह मकसद एकदम साफ है, पैसा। ज्यादातर क्राइम में ये सबसे कॉमन मोटिव होता है। हाँ, वसीयत में बदलाव तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। एक बेहद चालाक कातिल अक्सर इतना सीधा और स्पष्ट मोटिव छोड़ने से बचता है। मतलब? ये इतना ऑब्वियस है कि शक की सुई सीधे उसी पर जाती है। तो सवाल ये था कि क्या नेहा इतनी लापरवाह थी, या फिर ये किसी और की चाल थी कि शक उन पर जाए? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो नेहा के पास पैसों का एक सीधा सीधा मकसद था। हाँ। लेकिन वो अकेली तो नहीं थी जिसके रिश्ते राहुल से खराब थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बिजनेस पार्टनर का क्या? हाँ, दूसरा संदिग्ध था राहुल का बिजनेस पार्टनर करण।
दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, लेकिन हाल ही में। एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर दोनों में ठन गई थी। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा। राहुल ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे करण को करोड़ों का सीधा नुकसान हुआ। और बात सिर्फ नुकसान तक नहीं रही। नहीं, बात इतनी बढ़ गई थी कि करण ने कई लोगों के सामने राहुल को बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली थी। ये भी एक क्लासिक मोटिव है, प्रोफेशनल दुश्मनी और बदला। और शायद पैसे के मोटिव से ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ईगो और नफरत भी शामिल हो जाती है। करण का मामला इसलिए भी मजबूत था क्योंकि एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते उसे राहुल की दिनचर्या, उनकी आदतें, शायद उनके घर के बारे में भी ऐसी जानकारी हो सकती थी जो किसी बाहरी इंसान के पास ना हो। एग्जैक्टली, वो जानता होगा कि राहुल के किले में सेंध कैसे लगानी है। तो हमारे पास पत्नी है, पार्टनर है, और तीसरा कौन था? तीसरा वो जिस पर कोई जल्दी शक नहीं करता। घर का नौकर रमेश। हाँ, सालों पुराना वफादार माना जाने वाला नौकर। शक की सुई उस पर इसलिए गई क्योंकि वो आखिरी इंसान था जिसने राहुल को जिंदा देखा था। उसी ने शाम को राहुल को उनकी लाइब्रेरी में चाय दी थी। और मौत का अनुमानित समय भी चाय देने की कुछ ही देर बाद का था। तो उसके पास मौका भी था और मौजूदगी भी। वो राहुल के सबसे करीब था उस वक्त। अब देखिए पुलिस की उलझन। 3 लोग, 3 अलग-अलग और तीनों ही बहुत मजबूत मकसद। नेहा के पास लालच, करण के पास नफरत और रमेश के पास मौका। जब इतने सारे प्लॉजिबल थियरीज सामने हो तो जांच अक्सर भटक जाती है। हर धागा सही लगता है। यहीं पर एक जीनियस जासूस की जरूरत पड़ती है जो इस शोर के बीच उस एक सिग्नल को पकड़ सके जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव आर्यन की। अपनी पारखी नजर के लिए मशहूर। हाँ, वो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। जब पुलिस लगभग हार मान चुकी थी तब आर्यन ने केस को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उस क्राइम सीन का फिर से मुआयना किया होगा। हाँ, जहाँ पहले ही दर्जनों लोग दर्जनों बार तलाशी ले चुके थे। लेकिन उन्होंने कुछ अलग देखा होगा। उन्होंने घंटों उस लाइब्रेरी में बिताए। वो सुराग नहीं ढूंढ रहे थे, वो कहानी को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हर किताब, हर फाइल, हर चीज को उसकी जगह के संदर्भ में देखा। और फिर उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे बाकी सबने एक मामूली बात समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। और वो क्या थी? राहुल की मेज पर आधी पी हुई चाय का कप था। ये बात सब जानते थे, लेकिन आर्यन ने जो देखा वो ये था कि उस कप के साथ कोई चम्मच नहीं था। एक चम्मच? हाँ, एक गायब चम्मच। एक मिनट, लेकिन क्या चम्मच का ना होना वाकई इतना बड़ा सुराग है? मेरा भी यही सवाल था। मेरा मतलब है, हो सकता है राहुल ने खुद ही चम्मच किचन में रख दिया हो, या रमेश चाय के साथ चम्मच लाना भूल गया हो। हाँ, ये तो एक बहुत ही आम बात लग रही है। बिल्कुल हो सकता है। और यही एक औसत पुलिस वाले और डिटेक्टिव आर्यन के बीच का फर्क है। अच्छा। पुलिस ने इसे एक मामूली अप्रासंगिक डिटेल समझकर छोड़ दिया, लेकिन आर्यन के लिए एक परफेक्ट क्राइम सीन में कोई भी चीज अपनी जगह से हिली भी नहीं होनी चाहिए। चम्मच का गायब होना उस परफेक्शन में एक दरार जैसा था, एक ऐसी चीज जो कहानी से मेल नहीं खा रही थी। कैसे? अगर चाय में कुछ मिलाना था तो चम्मच की जरूरत पड़ती, और मिलाने के बाद कातिल उस चम्मच को सबूत के तौर पर क्यों छोड़ना चाहेगा? वो उसे हटा देगा। बिल्कुल। तो चम्मच का ना होना किसी चीज के होने का सबूत बन गया। वाह, मतलब जो चीज वहां नहीं थी उसने सबसे बड़ा सुराग दे दिया। यही तो खूबसूरती है इस केस की। तो इस एक धागे को पकड़कर आर्यन कहाँ पहुंचे? जाहिर है किचन। वो सीधे घर की रसोई में पहुंचे। उन्होंने उस दिन की हर चीज की बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने नौकर रमेश से उस शाम की चाय के बारे में फिर से पूछा। और रमेश ने क्या कहा? रमेश ने वही कहानी दोहराई कि साहब कभी-कभी चाय में शक्कर की जगह शहद लेना पसंद करते थे, और उस दिन भी उन्होंने शहद ही मांगा था। शहद? बस यही वो पल था। आर्यन ने तुरंत शहद की बोतल की जांच करने को कहा। और असली झटका तब लगा जब फोरेंसिक टीम ने उस शहद की जांच की। जहर शहद की बोतल में ही बहुत चालाकी से मिलाया गया था। ओहो। हाँ। और अब देखिए पूरी तस्वीर कैसे शीशे की तरह साफ होने लगती है। याद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि जहर धीरे धीरे असर करने वाला था। हाँ, बिल्कुल याद है। इसका मतलब है कि राहुल ने जब चाय पी, जहर उनके शरीर में चला गया, लेकिन उसका असर होने में कुछ वक्त लगा। तो उन्होंने चाय पी, अपना काम करते रहे, और फिर कुछ देर बाद उन्होंने खुद उठकर अपनी लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद किया होगा, जैसा कि वो अक्सर काम करते समय करते थे। और फिर अकेले में उस बंद कमरे में जहर ने अपना काम किया। बिल्कुल। तो बंद कमरे का रहस्य दरअसल एक भ्रम था, एक निखुत भ्रम। कत्ल दरवाजा बंद होने से बहुत पहले ही हो चुका था, बस मौत बाद में हुई। कातिल को दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने दरवाजे को नहीं बल्कि वक्त को धोखा दिया था। यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था।
जैसे सब एक स्पेस की समस्या समझ रहे थे कि कातिल बंद कमरे में आया गया कैसे, वो असल में टाइम की समस्या थी। ये तो कमाल है। ये लॉक्ड रूम मिस्ट्री की एक क्लासिक टेक्निक है, जिसे कई बार द डिलेड एक्शन कहा जाता है। द डिलेड एक्शन। कातिल अपना काम करता है, चला जाता है और पीड़ित अनजाने में खुद को अपनी मौत के लिए एक बंद कमरे में कैद कर लेता है। यहाँ कातिल ने किसी हथियार का नहीं, बल्कि राहुल मल्होत्रा की रोज की एक साधारण सी आदत का इस्तेमाल किया। काम करते वक्त दरवाजा बंद करने की आदत। उसने पीड़ित की आदत को ही कत्ल का हथियार बना लिया। ये तो कमाल का विश्लेषण है। एक बार जब ये गुत्थी सुलझ गई तो कातिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहा होगा। अब तो बस एक ही कड़ी जोड़नी बाकी थी। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद कातिल का चेहरा साफ हो गया। नौकर रमेश। तो आखिर में नौकर ही निकला। हाँ, जब डिटेक्टिव आयरन ने रमेश से शहद की बोतल के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन क्यों? यही सवाल मेरे मन में भी था। एक वफादार नौकर ऐसा क्यों करेगा? यहाँ तो नेहा की तरह पैसों का लालच या करण की तरह बिजनेस की दुश्मनी जैसा कोई मकसद नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? उसने ये सब किया क्यों? और मकसद जानकर आप और भी हैरान होंगी। मकसद था डर। डर? हाँ, खुद को बचाने का डर। राहुल मल्होत्रा ने कुछ दिन पहले रमेश को घर से कुछ कीमती सामान चोरी करते हुए पकड़ लिया था। अच्छा। राहुल, जो शायद दिल के अच्छे थे, उन्होंने उसे एक मौका दिया। लेकिन जब रमेश ने दोबारा ऐसा किया तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अगली सुबह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। और ये बात उन्होंने रमेश को बता दी थी? साफ साफ बता दी थी। तो रमेश के पास पूरी रात थी ये सोचने के लिए कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। बिल्कुल। जेल जाने के डर ने उसे एक ऐसे प्लान को बनाने पर मजबूर कर दिया जो लगभग निखुंत था। उसने अपनी अदृश्य हैसियत का फायदा उठाया। एक नौकर पर कौन शक करता है? सही बात है। उसने राहुल की आदतों के अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि राहुल चाय में शहद लेते हैं। उसे पता था कि जहर असर करने में वक्त लगेगा। और उसे ये भी पता था कि राहुल काम करते वक्त दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। उसने इन सब जानकारियों को मिलाकर एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो ये लालच या नफरत का नहीं, बल्कि घबराहट और खुद को बचाने की सनक में किया गया एक जुर्म था। हाँ, तो इस कहानी का सार ये है कि कातिल ने कमरे का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि उसने वक्त के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल, एक धीरे धीरे असर